किस्त नंबर 4। मैंने उम्मी की तरफ देखा, जो कि आंखें फाड़े स्क्रीन की तरफ ही देखे जा रही थीं। मैंने हल्का सा खांसा और साथ ही फोल्डर को भी क्लोज कर दिया। तो अम्मी चौंक गईं और फिर मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उम्मी ने नजरें चरा लें। कुछ देर तक हम दोनों माँ बेटी खामोश बैठे रहे और कोई कुछ नहीं बोला। फिर इस खामोशी को अम्मी ने ही तोड़ा और बोले, पनकी, तूने सच ही कहा था। काशिफ सच में अब जवान हो गया है और किसी भी औरत को खुश रख सकता है? है? मैं अम्मी की बात को समझ गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। बोलती भी क्या, क्योंकि अभी हमने काशिफ के कंप्यूटर में मेरे ही छोटे भाई की नामुनासिब तस्वीर देखी थीं, जिन्हें उसने एक फोल्डर बनाकर सीव किया हुआ था। अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अम्मी के साथ आंख मिला सकूं। इसीलिए मैं वहां से उठी और नीचे की तरफ भाग गई। नीचे आते ही मैं अपने कमरे में घुस गई और बेड पर लेट गई। सोचने लगी कि ये क्या हो गया। हम देखने क्या गए थे, लेकिन जो देखने को मिला वो अब हमें एक दूसरे से आंख नहीं मिलाने दे रहा था। काशिफ के कमरे वाली बात याद आते ही मुझे एक बार फिर उसके सामान की याद आ गई और मेरे वजूद में एक अकड़न सी होने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे वजूद को किसी चीज की तलब सी होने लगी है। एक बार तो दिल में आया कि आज रात जो भी हो जाए, मैं अपने छोटे भाई काशिफ को हासिल कर लूं। इस सोच के साथ ही मुझे अपने आप पर भी शर्म आने लगी कि आखिर मैं ये क्या सोच रही हूं। वो भाई है मेरा। लेकिन एक बात अजीब हुई कि मैं इस सोच से पीछा भी छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन ये सोच आते ही जैसे मुझे सुकून भी मिल रहा था। कुछ ही देर हुई थी मुझे अपने भाई को याद करते हुए कि मेरी आंखें बंद होने लगें और मैं ख्वाब में खुद को अपने छोटे भाई के साथ देखने लगी। जब मेरी आंख खुली, तब तक मेरा काम तमाम हो चुका था। मैं आंखें फाड़े अपनी हालत देख रही थी कि इतने में मुझे उम्मी की आवाज सुनाई दी। मैंने झट से दरवाजे की तरफ देखा तो उम्मी मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थीं। उम्मी को इस तरह अपने सामने पाकर मैं सटपटा सी गई और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उम्मी ने हुंसते हुए कहा, क्यों बेटी, हो गया ना तुम्हारा? मैंने उम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना होलिया दुरुस्त करके उठकर बैठ गई। अम्मी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, हो जाता है। तुम अभी उठो और नहाकर कपड़े बदल लो और फिर नीचे आ जाओ, क्योंकि काशिफ और सायरा के आने का टाइम भी हो रहा है। और इतना बोलते ही मेरे कमरे से निकल गए। तो मैंने सुख का सांस लिया और जल्दी से उठकर अपना लबास अलमारी से निकालकर बाथरूम में घुस गई। अपना लबास हटाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई और नहाने लगी। नहाते हुए मुझे अपने आप से घन आने लगी कि आखिर में इतना कैसे गर गई कि अपने ही छोटे भाई को ख्वाबों में देखने लगी। तभी मुझे वो रात याद आ गई जब मैंने काशिफ का सामान पहली बार देखा था और मैंने इस रात 2 बार अपना काम तमाम किया था। इन सब सोचों के दरमियान में नहाकर कपड़े पहनकर नीचे अम्मी की तरफ चल पड़ी। लेकिन अब सच ये भी था कि मुझे उम्मी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। जैसे ही मैं अपने झुके हुए सर के साथ उम्मी के पास किचन में गई, जहां वो रोटी पकाने के लिए आटा गूंथ रही थीं, तो उम्मी ने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ मेरी बेटी को? मैंने उम्मी की तरफ नहीं देखा और झुके सर के साथ कहा, कुछ नहीं उम्मी। उम्मी ने कहा, देखो पनकी, हम अब माँ बेटी बाद में हैं, लेकिन दोस्त पहले हैं, समझी? और मुझसे इस तरह शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ, इसमें अगर तुम्हारी जगह में होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, या हो सकता है कि ज्यादा ही कर बैठती। क्या समझी? उम्मी की बात सुनकर मैंने उम्मी की तरफ देखा, तो वो अब मेरी तरफ नहीं देख रही थीं, बल्कि काम में लगी हुई थीं। मैंने कुछ नहीं कहा और खामोशी से खड़ी रही। तो उम्मी ने कहा, यार, वैसे काशिफ का मरगा है काफी बड़ा, और जो लड़की उसके साथ 1000 लेगी, वो फिर किसी और के पास मुश्किल से ही जाएगी। मैं भी अब थोड़ा सा और खुल गई और उम्मी की तरफ देखकर बोली, लेकिन उम्मी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? पता है, वो बेटा है आपका, और वो भी छोटा। उम्मी ने अब मेरी तरफ देखा और बोले, हिमम, पनकी, अब क्या करूं? यही तो रोना है सारा कि वो मेरा बेटा है। अगर मैं चाहूं भी तो वो नहीं मानेगा।
मैंने हैरानी से अम्मी की तरफ देखा और कहा, अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, मैं तो अभी तक सोच ही रही हूं, लेकिन तुम तो अपने भाई को सोचकर कई बार खाली भी हो चुकी हो। और ही करके हंसने लगे। अभी उससे पहले कि मैं कोई बात करती, बाहर के डोर की बेल होने लगी। अम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा, जाओ, टूर खोलो और अपना ये चेहरा भी ठीक करो। लाल हो रहा है भाई के बारे में सुनकर। मैं जल्दी से बाहर गई और डोर को खोला तो काशिफ और सायरा ही थे, जो गर्मी की वजह से बहाल हो रहे थे। डोर खुलते ही वो जल्दी से घर में दाखिल हुए और अपने अपने कमरों की तरफ भाग गए। काशिफ और सायरा के घर आ जाने के बाद मेरी और अम्मी की कोई बात नहीं हुई और सारा दिन घर के कामों में ही निकल गया। फिर हम रात का खाना खाने के बाद सो गए। सुबह सबके जाने के बाद जब मैं बर्तन धो रही थी तो अम्मी ने मुझे कहा, पनकी, एक बात कहूं, बरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, क्यों अम्मी? ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह बात कर रही हैं मेरे साथ? अम्मी ने कहा, वो बैठी, अगर मैं आज अपने फ्रेंड के साथ स्टोर में कुछ टाइम गुजार लूं, तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मैंने अम्मी की तरफ देखा, तो उनके चेहरे पर इस वक्त बड़े ही अजीब से तासरात थे, जैसे कोई किसी की मंत करते वक्त किसी का चेहरा हो सकता है। मैंने अम्मी को थोड़ा तंग करने के लिए कहा, नहीं अम्मी, आप इस टूर में ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो अम्मी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, प्लीज पनकी, आज बड़ा दिल कर रहा है मेरा, मान जा बेटी, मेरी बात। उम्मी के चेहरे पर इस वक्त बड़ी ही इल्तिजा थी और मैंने अब उम्मी को और ज्यादा तंग नहीं किया और कहा, उम्मी, मैंने आपको मना तो नहीं किया है कुछ करने से, लेकिन आप इस टूर में नहीं करेंगी। उम्मी ने कहा, अगर इस टूर में नहीं करेंगे तो और कहाँ करूं? मैंने कहा, अम्मी, अभी घर में आपके और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए अब आपको छुप कर करने की क्या जरूरत है? यहां ही ले आओ अपने कमरे में, और हाँ, अपने कमरे की विंडो खोलकर उस पर पर्दा गिरा देना, प्लीज। अम्मी ने कहा, क्यों बेटी, विंडो खोलने के लिए क्यों बोल रही हो? मैंने कहा, अम्मी, अगर मेरा दिल किया तो मैं भी देख सकूंगी ना, प्लीज अम्मी, मेरा दिल भी कर रहा है देखने को। अम्मी ने मुझे अपने साथ लपटा लिया और बोले, अब कोई आवाज नहीं करना और यहां से बाहर भी नहीं आना जब तक मैं यहां पानी लेने के लिए ना आ जाऊं, और उसके कोई 10 मिनट के बाद तुम आ जाना, वाडू पर और देख लेना, ठीक है? मैं सर हिला दिया तो उम्मी वहां से चली गईं। मैं आने वाले लम्हों के बारे सोचकर ही कांप गई, लेकिन ये कांपना बस यूं समझ लें कि एक सुकून की लहर की वजह से था। इस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि मैं अम्मी को यहाँ बुलाकर उन्हें बोलूं कि अम्मी, आज आपकी जगह मुझे खाना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अम्मी को गए हुए कोई 5 मिनट हुए थे कि अम्मी फिर से किचन में आए और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल ली, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराएं और बोलें, पनकी, 10 मिनट बाद आ जाना, ठीक है? अम्मी की बात सुनकर मैं सर हिला दिया तो अम्मी वहां से चली गईं। इस वक्त मेरा गला खश्क हो रहा था और मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूं या ये गलत है। लेकिन दिल कहता था कि जो भी हो रहा है, अब मैं भी जब चाहूं अम्मी की मदद से अपनी जरूरियात पूरी कर सकती हूँ, जिसमें अम्मी भी मेरी मदद करेंगी। मैं कोई 15 मिनट के बाद वहां से हिल्ली और अम्मी के कमरे की विंडो, जो कि पहले से ही खुली हुई थी और इसके आगे पर्दा गरा हुआ था, जाकर खड़ी हो गई। पर्दे का कोना हल्का सा साइड से उठा दिया और कमरे में देखने लगी, जहां उम्मी अपने बवाए फरींड, जो कि उनके छोटे बेटे की उम्र का था, के साथ मसरूफ थीं। इस मंजर को देखकर मेरा गला और भी खश्क हो गया और मेरा दिल बड़ी शिद्दत से चाहने लगा कि मैं भी जाकर अपनी माँ के पास लेट जाऊं और उम्मी की तरह उनके बवाए फ्रेंड के साथ। खैर, तभी इस लड़के ने अपना सिर मोड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वो इस दिन वाला लड़का तो नहीं था, बल्कि ये कोई और ही था। अम्मी ने अपनी आंखें खोलें और वंडू की तरफ मुझे वहां खड़ा देखकर इस लड़के को अपने से हटा दिया। जगह तब्दील करके जहां मुझे साफ नजर आ सकता था, वहां सेट होकर अम्मी ने इस लड़के को फिर से इशारा कर दिया। अब मैं वाज़ेह तौर पर अम्मी और इस लड़के को देख रही थी। इसी दौरान अम्मी मेरी तरफ देखने लगें।
लेकिन मुझसे अम्मी की आंख से आंख नहीं मिलाई गई, तो मैंने अपना सिर झुका लिया। मुझे लग रहा था कि अब मुझसे यहाँ और खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अगर मैं वंडू की साइड पर हाथ नहीं रखती, तो शायद गिर पड़ती। थोड़ी देर तक मैंने दीवार का सहारा लिया और फिर कांपती टांगों और तेज धड़कन के साथ वहां से हट गई और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर लेट गई और अभी जो कुछ अम्मी के कमरे में देखा और वहां जो कुछ हुआ, उसके बारे में सोचने लगी कि क्या अम्मी और मैं ये ठीक कर रही हैं या नहीं। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना था कि दिल दिमाग से जीत रहा था और तलब थी कि दिमाग को चलने नहीं दे रही थी और बस एक ही चीज मांग रही थी, और वो था मुर्गा। लेकिन मैं अब उम्मी को किस तरह कहूँ, समझ नहीं आ रही थी कि तभी उम्मी भी मेरे कमरे में आ गईं। दोस्तों, मज़ीद देखें किस्त नंबर 5 में। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ कटंग के बगैर घर की या बाहर की खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।